सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम हाजिर हैं एक चर्चा के साथ। चर्चा हमारे दो साथियों के साथ, विशाल और आदर्श हमारे साथ हैं और इन दोनों से हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को जानने के लिए। दरअसल विशाल और आदर्श, सनराइज न्यूज़ की ये पूरी टीम हमारी गई थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में। अलीगढ़ से लेकर सैफई और मैनपुरी तक के सफ़र में उन्होंने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की, आम लोगों को मिल रही सुविधाओं को टटोलने की कोशिश की और उन तमाम चीज़ों की पड़ताल करने की कोशिश की जिसके दावे मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पोस्टर और बैनर्स के जरिए करती है। क्या वो तमाम पोस्टर बैनर्स में किए गए दावे सड़क पर खरे उतर रहे हैं, ये भी हमारी टीम ने जाना और हमारी टीम ने आम लोगों से उनकी तकलीफ़ों, उनकी परेशानियों को भी जानने की कोशिश की। विशाल और आदर्श आज हमारे साथ हैं। विशाल, सबसे पहले आपसे कि दरअसल जो शुरुआत थी आपकी, किस जगह से शुरू हुई और उस शहर में दाखिल होते ही आपको क्या लगा? जो तमाम दावे योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है पोस्टर, बैनर्स और तमाम मीडिया डिबेट्स के ज़रिए, क्या वो सड़क पर दिख रहे हैं? नहीं शाकिर, ये आपकी बात बिल्कुल पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार जैसे अपने पोस्टर बैनर से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। हम लोग अलीगढ़ के सेंट्रल पॉइंट और रेलवे रोड पर हम लोगों ने काफ़ी आम जनता से बात करी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भैया महंगाई इतनी हो चुकी है, और मुद्दे तो हम बाद में देखेंगे, पहले महंगाई तो कम करे सरकार, तभी तो हम और मुद्दों पर बात करेंगे। महंगा जब तक घर का खर्चा और उनकी ज़िंदगी आराम से नहीं चलेगी और इतनी महंगाई के साथ चलेगी तो वो कैसे सरकार से खुश रह सकते हैं। इसलिए जैसा योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार ये दिखाने में लगी हुई है पोस्टर और बैनर से कि भैया हमने यूपी में तो बहुत काम किया है, इतने रोज़गार दे दिए, महंगाई भी कम हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कई तरह के साधन उपलब्ध करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कई लोग ऐसे मिले जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि भैया रोज़गार का तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा हमें, हम कहाँ से रोज़गार करें, कोई भी कंपनियां ना हमें ले रही है, ना ही सरकारी नौकरी के कोई फॉर्म निकल रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई जब तक सरकार पहली महंगाई और रोज़गार पे काम नहीं करेगी तब तक ज़मीनी हकीकत बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, चाहे वो कितने भी पोस्टर बैनर लगा ले, लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो बात है जिसको हमने टटोलने के लिए आज इस चर्चा को रखा है। दरअसल विशाल और आदर्श दोनों ने तमाम लोगों से बातचीत की और हर शहर में अपना अपना कारोबार होता है और हर शहर किसी न किसी चीज़ के लिए मशहूर होता है। दरअसल वो कारोबार किस हद तक फूल रहा है वो भी जानने की कोशिश की। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं क्या उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं? मैनपुरी तक हमारी टीम ने सफ़र किया, हालात क्या रहे? अब मैं आदर्श से जानने की कोशिश करूँगा। आदर्श, जो तमाम दावे हैं सड़कों को लेकर, इस बात को लेकर कि बिजली सप्लाई हमने बहुत बेहतर कर दी है और कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 प्रदेश बनने जा रहा है। अलीगढ़ से मथुरा और मथुरा के बाद आगरा होते हुए, फिरोज़ाबाद होते हुए आप लोग मैनपुरी तक पहुँचे। क्या इस पूरे सफ़र के दौरान सड़कों के हालात कैसे नज़र आए? बिजली को लेकर लोगों ने क्या कहा? पहले तो मैं आना चाहूँगा अलीगढ़ पे। अलीगढ़ में हमने जो चीज़ें देखी वो ये कि एक तो लोगों में बड़ी बेबाकी है, उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं बहुत ही बेबाकी से रखी और प्रशासनिक व्यवस्था की योगी सरकार में बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं, खास करके बीकरू कांड के बाद से, जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से काफ़ी चर्चा में रहा कि हाँ योगी सरकार आई है और इसमें प्रशासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो गई है। तो हमने एक स्टोरी कवर की जोमेटो की, उसमें एक मामूली कहासुनी हुई थी और अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं इस स्टोरी के बारे में तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर और फेसबुक पर वो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख लेना। तो उस वीडियो को देखने के बाद में और जितनी घटनाएं हमने वहाँ पे देखी, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि जो मुद्दे मीडिया में हाईलाइट होते हैं और जिन मुद्दों के बारे में जनता को और पूरे देश को पता चलता है, प्रशासन सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर काम करती है, उन्हीं को फोकस करती है कि हाँ ये जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए। लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे लोगों की परेशानी है, जो निर्दोष हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो 200, 250, 400 रुपये कमाने वाले लोग हैं, उनकी प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो चाहे एक बार चक्कर लगाएं, चाहे 1000 बार चक्कर लगाएं थाने का, लेकिन वहाँ तक वो जाते हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं और प्रशासन में जितने भी दरोगा हैं या कोई भी हैं, जितने भी हैं, कोई उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। उनको यही नहीं पता चलता है कि हाँ अपडेट क्या है, हमारे जो भी कार्रवाई इस पर होनी है नहीं होनी है, अगले मामले में क्या कुछ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है।
फिलहाल आप बात कर रहे थे फिरोज़ाबाद की, तो अब हम आ जाते हैं फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद में क्या है कि व्यवस्थाएं जो हैं इतनी ज़्यादा चरमराई हुई हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो सड़क की बात ले लें, चाहे क्योंकि अब इधर बरसात का मौसम है तो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार तो समझ में नहीं आता है, लोगों ने वहाँ पे जाके तस्वीरें दिखाई हमें, और जो कि हमने देखी तो हम खुद कंफ्यूज हो गए कि ये गड्ढों में सड़क बनाई गई है या सड़क में ही इतने गड्ढे हो गए आखिर में। मतलब कारण क्या है कि इतना टाइम हो गया, जो विकास के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप कहीं से भी निकल जाइए तो इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ सवाल योगी सरकार पे ही नहीं है, इससे पहले जो सरकार रही है सड़क को लेकर बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेस वे का मतलब हर चीज़ की बात की जाती है। तो क्या जो छोटे इलाके हैं जहाँ से लोगों को जहाँ से निकल के जहाँ हाईवे पे अगर जाना है तो हाईवे तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे रास्तों से ही होकर जाना पड़ेगा, क्या उन छोटे रास्तों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। होता क्या है कि वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जितनी बस्तियाँ हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान है कि वो कई लोग तो ऐसे भी बता रहे थे, और बताना क्या, हमने देखा भी वहाँ पे कि अगर उनको सब्जी भी लेनी हो, दूध लेने भी जाना हो तो वो फुल पैंट में या जूते पहनकर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उन पूरे के पूरे कीचड़ से वो सराबोर हो जाएंगे। सड़कों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ उस जगह का मैं जिक्र भी कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये है मक्खनपुर की बात। और जिस दिन हम गए हैं उससे पहले सब लोग बता रहे थे कि 3-4 साल से ऐसे ही हालत थी, अब आज से इसकी सड़कों का जो है निर्माण वो शुरू हुआ है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे रहे हैं, जैसे बिजली को लेकर लोगों ने बताया कि हाँ उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मतलब वो सिर्फ एक पंखा से फल टीवी जो घरों में है साधारण लोग यूज़ करते सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं, और इतना ज़्यादा बिल आया है कि वो कई बार खुद मतलब परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ, और उन्होंने फिर बिजली विभाग में चक्कर काटा हर जगह, लेकिन कहीं पे कुछ मतलब उनको जवाब नहीं मिला कि हाँ जिससे वो संतुष्ट हो सके। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक बदहाल है। विशाल, जिस तरह से आदर्श भी बता रहे हैं कि फिरोज़ाबाद का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया कि वहाँ की सड़कों की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है, बिजली को लेकर वहाँ पर लोग परेशान हैं, और आपने अलीगढ़ का जिक्र करते हुए बताया कि रोज़गार को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा चिंता है। लोगों के दिलो दिमाग में वो सवाल कर रहे हैं कि दरअसल सरकार कर क्या रही है। बिजली और सड़क के हालात क्या आपको भी अलग अलग फिरोज़ाबाद के अलावा जो और शहरों में आप गए वहाँ किस तरह की स्थिति नज़र आई? वहाँ पर लोग क्या बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं को लेकर क्या राय रखते हैं? क्योंकि सरकार के ये तमाम दावे हैं कि वो बेहतर से बेहतर कर रही है, और बिजली के मामले में भी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात फिरोज़ाबाद और अलीगढ़ से ही करते हैं। फिरोज़ाबाद और अलीगढ़ में जैसे कि आदर्श जी ने भी बताया कि भाई वहाँ पर अभी तो गड्ढों की हालत ऐसी है कि मतलब आप हर कदम पे गड्ढों का सामना कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर रोड कोई भी ऐसा प्रॉपर रोड नहीं है जिस पर आप बिल्कुल आसानी से चल सकते हैं, आपका वाहन आसानी से जा सकता है। बात अगर अलीगढ़ की जाए, वहाँ पर थोड़ा बहुत सड़क का निर्माण ठीक है, अच्छी हालत में है, लेकिन वहाँ पर जो बिजली की समस्या अलीगढ़ में भी सेम है। अलीगढ़ में भी इस तरह की समस्या लोग झेल रहे हैं कि भैया उतना तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते बिजली, जितना 10 गुना ज़्यादा उनका बिजली का बिल आ जाता है। ऐसे ही मथुरा, बाकी आगरा, इन सब जगह पर भी बिजली के ऐसे कई लोग ऐसे मिले जो ये बताते दिखे कि भैया हम तो बिजली इतनी इस्तेमाल ही नहीं करते जितना हमारा बिल आ जाता है। तो सरकार किस तरीके में बिजली में नंबर 1 बता रही है अपने आप को, या उत्तर प्रदेश का विकास करने में सरकार खुद को नंबर 1 बता रही है? विशाल, आप लोग रुके तमाम जगहों पे, बिजली कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, इसका कोई अंदाज़ा लग पाया लोगों से अगर आप मिले हो? वहाँ पर जो दुकानदार थे, हमने जिन दुकानदारों से बात करी मथुरा में भी और जगहों पर, तो उनका ये कहना था बिजली आती है, मतलब बहुत पूर्ण रूप से नहीं आती। जैसे कभी कभार 18 घंटे आ रही है, कभी 16 घंटे आ रही है, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि 24-24 घंटे बिजली आ रही है। बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं कहा जा सकता अगर ज़मीनी हकीकत पर बात की जाए। भले ही मोदी सरकार या योगी सरकार पोस्टर बैनर पर कितने ही वादे कर ले, कितने ही दावे कर ले, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बात रही। हम खासतौर पे मथुरा, फिरोज़ाबाद और हमने अलीगढ़ की बात करी। आगरा को लेकर आदर्श क्या सीन रहा? क्योंकि पर्यटक स्थल के तौर पर उसे देखा जाता है, और सरकार भी ये कहती है कि यहाँ इसको हम और ज़्यादा डेवलप करेंगे, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है वहाँ से। आगरा की स्थिति क्या रही? वहाँ पर किस तरह के हालात रहे? देख के लग रहा था कि आप उस शहर में दाखिल हो रहे हैं जो पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति और डेलीगेट्स वहाँ जाते हैं। क्या वही शहर आपको नज़र आया वो?
जी, बिल्कुल। आगरा की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं मुझे आगरा में भी कमियाँ नज़र आईं। हालाँकि उतनी कमियाँ नहीं है, वहाँ पे साफ़-सफ़ाई भी देखी मैंने, और जितने भी टूरिस्ट हब हैं वहाँ पे होटल वग़ैरह, खाने-पीने की व्यवस्था, मतलब अगर कोई भी टूरिस्ट आता है, रुकता है, तो वो सारी व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो मैंने महसूस किया कि हाँ, ये शायद हर किसी के दिमाग में या दिल में आता हो कि देखिए, जो गाँव से लोग आते हैं आगरा, उनके लिए तो आगरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और आगरा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब है। इस वजह से जो विदेश से लोग आते हैं, उनकी नज़र में आगरा काफ़ी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मतलब व्यवस्थाएं हैं, कोई गांव का अगर आता है इंसान कह रहा हूँ मैं, कोई गांव का व्यक्ति अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको रहने में और खाने पीने में, हर मामले में उसको सुविधाएं लगेंगी, सब कुछ बढ़िया लगेगा। लेकिन उसको और अभी बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो कोई बाहर से आए तो उन्हें दिक्कत ना महसूस करनी पड़े। ठीक है, आगरा को लेकर युवाओं का क्या रुझान देखने को मिला? आपने इस पूरे सफ़र में काफ़ी युवाओं से भी बात की होगी, ऐसे लोगों से भी बात की होगी जिनकी नौकरियां गईं या कारोबार को नुकसान हुआ, वो क्या राय रखते हैं? दरअसल उनकी पॉलिटिकल सोच क्या है? क्या अब भी वो उन्हीं तमाम जातिगत या धार्मिक मुद्दों के सहारे ही वोट देने का मन बना रहे हैं, या अब उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं? नहीं, ऐसे कई युवा मुझे मिले। प्रेम मंदिर के बाहर हमने कई आम जनता से बात करी, उस बीच हमें एक ऐसा नौजवान मिला जो युवा की बात को आगे रखने के लिए बिल्कुल तैयार था। ऐसा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो शख्स थे वहाँ पर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज के समय पर युवाओं को हर किसी चीज़ में मौका मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे रोजगार हो, या किसी भी तरह की चीज़ हो, उसमें युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो युवा काफ़ी नाराज़ भी है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, लेकिन कई युवा ऐसे भी दिखाई दे जिनको नौकरियां मिली है हकीकत में, और वो लोग खुश भी हैं। वो लोग योगी सरकार की सराहना भी करते हैं कि भाई हमें नौकरी दी गई है, महंगाई उनके मुताबिक का ये कहना है कि भाई ठीक है, मेरे को नौकरी मिली, अब पेट्रोल थोड़ा महंगा होगा तो हम तब भी डलवाएंगे क्योंकि भाई मेरे पास नौकरी मिल गई है एक सरकारी। इस तरीके के रुझान हमें आम जनता से देखने को मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य बात ये है जो जिस पर गौर करने वाली, कि युवा बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो नाराज़ हैं। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके पास रोजगार नहीं है। फिर विशाल और आदर्श लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि दरअसल वहाँ ज़मीन पर किस तरह के काम हुए हैं, लोगों की अलग अलग राय तो देखने को मिली ही, लेकिन उसके अलावा भी जो आकलन है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। विशाल, जिस तरह से कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं, रोज़गार को लेकर बड़े सवाल हैं, सड़कों को लेकर बड़े सवाल हैं सरकार पर, बिजली को लेकर बड़े सवाल हैं, ऐसे में जिस तरह की स्थिति अब आप देख कर आए हैं, लोग क्या पूरी तरह से सरकार से विमुख होते हुए दिख रहे हैं, या अभी भी सरकार का जो को समर्थन देने वाले लोगों का एक ग्रुप है या वोट बैंक जिसे कहा जाता है, वो अभी तक इंटैक्ट नज़र आ रहा है? हाँ, मतलब वोट बैंक उनका अभी भी कह सकते हैं कि उसके आसपास का ही है जो पिछली बार था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार सभी लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। समाजवादी पार्टी के लोगों से भी काफ़ी नाराज़ हैं लोग। वो कह रहे हैं कि भाई जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने तो फिर सरकार आई क्यों नहीं उनकी? जब इतना काम, सड़क, पानी, बिजली सब दिया उन्होंने, तो फिर लोग खुश क्यों नहीं थे उनके काम से? लोगों को तो सिर्फ अपना वो चाहिए, भैया सुविधा सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। तो इसलिए मिली जुली राय हमें ये भी दिखाई दी कि योगी सरकार से भी काफ़ी लोग खुश हैं, जिनको नौकरी भी मिली, भाई जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था उनको बिजली का कनेक्शन भी मिला, कई जगह पर पानी की कोई सुविधा नहीं थी उन्हें पानी भी मिला। ऐसे ही सड़क के निर्माण कार्य जहाँ पर रुके हुए थे वो भी चलाए गए। भले ही कोई ऐसे हाईवे होंगे जो समाजवादी पार्टियों ने जिनकी शुरुआत की होगी, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं बने थे, जो आज योगी सरकार उसको शुरू कर दिया उसने। ठीक, बिल्कुल। लेकिन आदर्श, क्या अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों से मिले, बातचीत की, धर्म और जाति की राजनीति अभी भी हावी है? क्या उस तरफ भी लोगों का रुझान अब भी नज़र आ रहा है, या 2 साल कोरोना के झेलने के बाद, नौकरियां जाने के बाद, इस तरह की स्थिति आने के बाद कुछ सोच में बदलाव आया? नहीं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर राजनीति में धर्म की बात कर ली जाए और ये जितने भी हैं वोट बैंक की, तो बिल्कुल भी बदलाव अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिला है। जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, पता नहीं क्या है ऐसा कि कौन सी हवा का असर है कि लोग फिर उसी पुराने रास्ते पे वापस आ रहे हैं, फिर से वही वोट बैंक के लिए जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये वो सारी चीज़ें वही चल रही हैं। अब कुछ भी बदला नहीं है इस मामले में। बाकी जितनी हमने ग्राउंड पे चीज़ें, ये तो हो गई जो हमने खुद से क्या नाम है ऑब्जर्व करी, सड़क की बात कर ले या लाइट की या किसी भी चीज़ की।
अब हम आपको ये बता दें कि हाँ, लोगों से हमने क्या क्या सुना और क्या क्या चीज़ें हमने जानी। योगी सरकार के कार्यकाल में कामकाज कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ, कुछ पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक लोगों ने बताया कि जब से योगी सरकार आई है दंगे नहीं हुए, दंगे रुक गए हैं। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि बात बात पे दंगे हो जाते थे, ये लोगों का कहना है, वहाँ पे जो लोगों ने हमें बताया। अब दंगे नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों ने बताया कि योगी सरकार के आ जाने के बाद से जो पारदर्शिता है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई भी काम करवाने के लिए हमें पता चलता था बाबू के पास जाओ, बड़े बाबू के पास जाओ, इन अधिकारी के पास जाओ, वहाँ से फाइल फिर आगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब लोगों का कहना है कि हम साइबर कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ पे एक जो उचित फ़ीस होती है वो फ़ीस हमें देनी होती है, जो 50 रुपये 100 रुपये होते हैं, जिस काम के लिए हम पहले 1200-1500 रुपये और कई बार 1000-10,000 तक हम पे करते थे, वो काम हमारा 50 से 100 रुपये में हो जाता है और पारदर्शिता आई है। तीसरी चीज़ जो देखने को मिली, जैसे बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल में आरोप लगते रहे, लेकिन जो एक चीज़ थी, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक रहा हो, उसने इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया है कि कोरोना काल में हर घर में राशन पहुंचा है। ठीक। वैक्सीन को लेकर तो काफ़ी किल्लतें हैं, वो सबको पता है, मीडिया में भी चल रही हैं और हर जगह आ रही हैं। और एक चीज़ और है, जैसे जो लोगों ने बताया कि पिछली सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की, उसमें कई लोगों ने घूस वगैरह के जो ये चलते रहते हैं, तो इसके आरोप लगाए, भू माफिया वगैरह इसके आरोप लगाए, मतलब काम में धांधली के आरोप कई लोगों ने बड़ी मात्रा में लगाए। ठीक है, तो ये अब तक का हाल था कि अलीगढ़ से सफ़र जब शुरू हुआ तो फिरोज़ाबाद तक क्या कुछ रहा। अब हम पहुँचे हैं मैनपुरी और सैफई के उस इलाके में जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के तमाम लोग अब भी उसी सैफई गाँव में रहते हैं, जाते हैं और मिलते हैं। वहाँ क्या कुछ हालात है, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। विशाल, सैफई और मैनपुरी किस तरह की वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, वहाँ किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार उसी जगह पर रहता है और वहाँ से ही लगातार आरोप समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर लगते रहे कि वो सरकार का ज़्यादातर पैसा सैफई में जाकर खर्च करते हैं, मैनपुरी में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं मिला। ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जो सैफई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, गांव के लोगों को और सैफई के लोगों को काफ़ी अच्छी वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है। वहाँ पर बाज़ार की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, पानी, बिजली, हर चीज़, सारी सुविधाएं पूर्ण तरीके से है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता कि भाई मतलब जो सरकारी पैसा था वो सारा सैफई में लगा दिया गया। इसका रीज़न ये, क्योंकि मतलब जो वहाँ पर सड़क निर्माण या आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, जो सरकारी सुविधा है उससे लोग काफ़ी खुश हैं, उनको इससे मतलब नहीं पड़ता ये सरकारी पैसा है या क्या है। लेकिन सैफई के अगर लोगों की बात की जाए, आदर्श जी ने वहाँ पर काफ़ी लोगों से बात की और मैंने भी करी, तो ये सामने आया कि वो लोग समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई सुविधाएँ और उनकी तरफ से किए गए काम से काफ़ी खुश है। क्योंकि वहाँ पर पहले बाज़ार नहीं हुआ करते थे, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज बाज़ार, मेन मार्केट वहीं पर है और वहाँ पर कई मॉल और रेस्टोरेंट छोटे जैसे होने चाहिए एक छोटे गांव के आसपास, वो सब सारी सुविधाएं वहाँ पर है। तो ये देखा गया सैफई में और मैनपुरी में कि ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के काम से खुश भी हैं, लेकिन हाँ एक तबका वो भी है जो उनसे नाराज़ भी है, जो होता ही है अक्सर। ठीक। सैफई मैनपुरी इस जगह पर जब आपका सफ़र ख़त्म होने को हुआ, लोगों की बातचीत किस तरह की रही, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, उनके मुद्दे, रोज़गार और कानून व्यवस्था, तमाम सवालों के लोगों के जवाब क्या रहे और आपने क्या कुछ देखा? बेग जी, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि मैनपुरी में जो हमें समस्या हुई है, लोगों ने कैमरे के सामने बातचीत करने से ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। मुझे नहीं पता उन्हें किस बात का डर था, क्या दिक्कतें थी, वो उनका निजी कारण हो सकता है, लेकिन कैमरे के पीछे बातचीत में उन्होंने बताया कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, चाहे वो समाजवादी सरकार में रही हों, चाहे वो योगी सरकार में रही हों, सुविधाएं उनको मिलती रही हैं हमेशा। और जो सुविधाएं हैं इसके बीच में अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो वो है महंगाई। कुछ लोगों ने बताया कि हमें जैसे गैस सिलेंडर वगैरह और ये सारी उज्ज्वला योजना के तहत मिले, लेकिन आज के टाइम में हम भरवाने में, जो गरीब तबके के थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हम 800 रुपये में सिलेंडर हमें भरवाने में दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से मैनपुरी से फिर हम आगे बढ़े सैफई में विकास वाकई में मैं एक बार कहूँगा कि जो भी नेता हैं उनको एक बार घूमना चाहिए। सैफई वाकई में विकास के मामले में अगर देखा जाए
तो बहुत अच्छा है सैफई। सैफई में बहुत विकास हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ की जनता जो है काफ़ी खुश नज़र आई और इसी वजह से शायद यही वजह है कि हर कोई अखिलेश को सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो हमने सैफई में और भी चीज़ें नोटिस की वो ये थी कि वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे इस टाइम पे, जितने भी, क्योंकि अब धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ रही है, रोज़गार को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका साफ तौर पर एक ही कहना था कि हम सारी चीज़ें कर ले, हमने पढ़ाई भी कर ली और कोई अगर कोर्स हो, कोई डिग्री हो बताओ, हम वो भी कर ले, लेकिन ये करने के बाद में हम जाएँ कहाँ? क्योंकि हम अगर शहर से बाहर जाते हैं कहीं तो हमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, जिसमें से हमारा रहने खाने का अगर सारी चीज़ें निकाल दें तो हमारी कुछ भी बचत नहीं होती है। और हमारे यहाँ पे मतलब जहाँ लोकल लोग जहाँ के हैं वहाँ पे रोज़गार कुछ है नहीं, तो ऐसे में सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, तो ये हाल था पहले सफ़र का हमारे, जब सनराइज़ न्यूज़ की टीम निकली थी उत्तर प्रदेश के दौरे पर विधानसभा चुनाव से पहले के तमाम हाल जानने के लिए। तो जो लब्बो लुआब निकल कर सामने आया कि अभी भी बहुत कुछ सरकार को करना चाहिए था सड़क पर, बिजली पर और रोज़गार को लेकर, लेकिन उन मोर्चों पर कमियां हैं और ऐसा भी एक वर्ग है जो सरकार के साथ खड़ा हुआ है तमाम नाकामियां या तमाम परेशानियों के बावजूद भी। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब ये देखना है कि दरअसल युवा वर्ग की बेरोज़गारी की जो टीस है वो किस हद तक सरकार को नुकसान पहुंचाएगी या जो समर्थकों का उत्साह है वो सरकार को किस हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को शेयर कीजिए और सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।